हफ्ते के आखिरी दिन बाजार ने बड़ी गिरावट के साथ लाल निशान में क्लोजिंग दी है। सेंसेक्स 450 अंक टूटकर आज बंद हुआ है। निफ्टी 125 अंकों की कमजोरी लेकर 11,000 के अहम स्तर के नीचे आज फिसल गया है। बैंक निफ्टी की बात करें 52 पॉइंट कमजोर होकर 92 पॉइंट कमजोर होकर आज क्लोजिंग हुई है और बैंक निफ्टी के लगभग 12 शेयरों में से 11 शेयर गिरावट लेकर ही आज बंद हुए हैं। मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो यहाँ भी करीब 250 अंक कमजोर इंडेक्स हुआ है। सबसे ज्यादा पिटने वाले सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो आज ऑटो मेटल इस लिस्ट में शामिल है। रियल्टी छोड़ सभी सेक्टर इंडेक्सेस में हमने गिरावट ही देखी है। लेकिन ये तो बात हुई आज के कारोबार की हाइलाइट्स। लेकिन अगले हफ्ते बाजार को लेकर आपको किस तरह की तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि क्या है अहम ट्रिगर्स बताने के लिए सहयोगी नीरज बाजपेयी हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। नीरज, अगले हफ्ते का एक्शन क्या होगा बाजार में, क्या ट्रिगर्स हैं, बताएं। देखिए, अगला हफ्ता भी बाजार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि कई सारे निफ्टी के रिजल्ट्स आएंगे, उससे एक डायरेक्शन ज़रूर मिलेगा। बड़े नतीजों में अगर नज़र डालें तो जैसे आयशर मोटर्स का नतीजा सोमवार को आएगा, जो एक महत्वपूर्ण शेयर है, और ऑटो स्थिति जो चल रही है इस समय सेक्टर्स की, उसको देखते हुए रिजल्ट पे काफ़ी लोगों की नजर आई। और मंगलवार को भी कोल इंडिया, हिंडाल्को और सन फार्मा के रिजल्ट्स आएंगे। तो ये 4 बड़ी निफ्टी कंपनियां हैं जो अगले हफ्ते के रिजल्ट्स पर नजर आएगी। इसके अलावा ढेरों बहुत सारे मिड कैप रिजल्ट्स आएंगे जो बाजार को कहीं ना कहीं एक दिशा देने की कोशिश करेंगे। ये इससे अंदाज़ा लगेगा कि अर्निंग सीजन अब क्लोजिंग के समय बिल्कुल खत्म होते होते किस रुझान पे चल रहा है। इसके अलावा अगले हफ्ते ध्यान रखिएगा, जो बहुत सारे इवेंट हैं ग्लोबल मार्केट में वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत चर्चा थी कि शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की एक मुलाकात की तैयारी हो रही है, लेकिन बीच में खबरें आई कि अब वो नहीं होगी। तो फर्दर डेवलपमेंट्स उसमें इसलिए हो सकते हैं क्योंकि व्हाइट हाउस के साथ जो उनकी प्रीलिमिनरी टॉक्स चल रही है उसमें शायद कोई डेवलपमेंट हो। तो ग्लोबल क्यूज़ भी इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। और इस हफ्ते आपको याद होगा तमाम एशियाई बाजार बंद थे। अगले हफ्ते से उनमें जब ओपनिंग होगी तो वो जो ये गैप डाउन या गैप अप है इसको किस तरह से एडजस्ट करते हैं, इस पर भी नज़र रखनी चाहिए। साथ ही इस हफ्ते एक बहुत महत्वपूर्ण खबर हुई है जो रियल एस्टेट सेक्टर के लिए है कि जीएसटी की जो जीओएम बनी थी उसने अप्रूवल दे दिया है कि रियल एस्टेट में जीएसटी कम की जाए। अब देखना यह है कि जीएसटी काउंसिल में ये किस तरह से जाता है। स्टॉक आपको मंडे अगले वीक भी रिएक्ट करते हुए ज़रूर दिखेंगे। और एक चीज़ और नज़र रखिएगा कि शायद अगले हफ्ते बैंकों की तरफ से अच्छी खबर आए और ब्याज दर कम हो, क्योंकि वित्त मंत्रालय इस बात पर लगातार कोशिश कर रहा है कि बैंक भी आरबीआई की पॉलिसी कट के बाद ब्याज दर करें। तो अगला हफ्ता भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा बाजार के लिहाज से और कई सारे फैक्टर हैं जो इसको ड्राइव करेंगे। ऑलराइट, शुक्रिया नीरज तमाम डिटेल्स के लिए। लेकिन चलिए अगले हफ्ते की तैयारी के लिए आज हमारे साथ जुड़ गए हैं एनॉक वेंचर्स के एमडी और सीईओ विजय चोपड़ा। विजय जी, स्वागत है आपका। तो बाजार ने जोरदार गिरावट के साथ आज की क्लोजिंग की है। पूरा हफ्ता अगर हम देखें तो काफी वॉलेटाइल रहा है बाजार, लेकिन आज की क्लोजिंग को देखते हुए अब अगले हफ्ते का समा बाजार कैसे बांधेगा? ट्रिगर्स के लिहाज से बता दिया नीरज ने क्या क्या अहम नतीजे रहेंगे। ग्लोबल बाजारों पे हमारी नजर तो रहेगी, लेकिन अब लेवल्स हमें बताएं, बाजार किन लेवल्स को देख रहा है? कविता, गुड इवनिंग। ये एक ट्रेंड आप देखिए पिछले 4 हफ्तों का, हर फ्राइडे को एक अच्छी खासी मुनाफा वसूली आती है और जो भी गेन्स पूरे हफ्ते में आते हैं वो जो लास्ट डे है, ट्रेडिंग डे है फ्राइडे को, वहाँ पर मुनाफा वसूली देखने को मिलती है। और इस वीक तो जो हमने पूरा नज़ारा देखा एडीएजी समूह का, और जो मुझे लगता है कि काफ़ी फंड्स ने भी सेलिंग करी, तो एक एड ऑन सेलिंग प्रेशर देखने को मिला इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमारे पास एक बहुत अच्छी क्रेडिट पॉलिसी थी, हमें एक रेट कट भी मिला। एनबीएफसी की लिक्विडिटी के ऊपर शक्तिकांता दास साहब ने कहा कि हम लिक्विडिटी इज आउट करेंगे, रादर लिक्विडिटी सरप्लस की भी बात करी गई। तो इन सब चीज़ों के चलते हुए भी फिर भी एक मुनाफा वसूली जो कि अच्छी खासी थी वो देखने को मिली। जहाँ तक लेवल्स की बात है, मुझे लगता है कि हाल फिलहाल में जल्दी में 10,800 का लेवल बाजार को नहीं तोड़ना चाहिए और ऐसी मुनाफा वसूलियाँ चलती रहेंगी। निवेशकों को मैं यही सलाह दूंगा कि किसी भी तरीके की फ्रेंजी स्टॉक में ना रहें। कोशिश करें कि इस दौरान अच्छी स्टेबल कंपनीज, डेट फ्री कंपनीज या बहुत कम डेट वाली कंपनीज में रहें, लार्ज कैप्स में रहें, तो उनका कैपिटल बच सकता है। अदरवाइज कई बार ऐसा भी स्ट्रेटजी बुरी नहीं है कि आप
नो ट्रेड जोन में रहें और कोई ट्रेड ना करें। ये भी कोई स्ट्रैटेजी बुरी नहीं है जब तक पूरी की पूरी बातें समझ में नहीं आ जाती, जब तक ये गिरावट और ये कंफ्यूजन थम नहीं जाती। तो 10,800 का स्तर एक ऐसा है कविता जो मेरे हिसाब से रिस्पेक्ट होना चाहिए हाल फिलहाल में, और रेंज बाउंड रहेगा मार्केट। और मुझे लगता है कि संभवतः आपको एक तेजी भी देखने को मिले जो 11,100 11,200 तक लेके जाए। तो इस रेंज में मुझे लगता है मार्केट कहीं ना कहीं चलना चाहिए। और राइट, लेकिन विजय जी, आज के बाजार में अहम बात ये रही है कि रियल्टी ने काफ़ी हद तक संभलने की कोशिश की है, और यही एक ऐसा रहा इंडेक्स जहां पर क्लोजिंग हमने देखा है कि निशान में हुई है। बाजार को सपोर्ट देने में इस इंडेक्स का ये योगदान, इसके पीछे क्या वजह रही? देखिए कविता, वैसे भी रियलिटी इंडेक्स का जो कंट्रीब्यूशन है पूरे इंडेक्स पे वो कम है, और कम इसलिए है क्योंकि जो स्टॉक्स कभी 500-600 पे ट्रेड किया करते थे आज वो 100, 125, 150 पे ट्रेड कर रहे हैं। आप दिग्गज डीएलएफ ले लीजिए या शोभा डेवलपर्स ले लीजिए या ओबरॉय रियलिटी ले लीजिए, जो भी ये स्टॉक्स हैं सभी अपने हाई से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। एक अच्छी खबर जरूर थी जीएसटी को लेके, और मुझे लगता है कि पूरे के पूरे सेक्टर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की आवश्यकता है, और इसमें सरकार अगर सही कदम उठाए और उनको सपोर्ट करे तो पूरा का पूरा हाउसिंग सेक्टर रिवाइव हो सकता है। और जब हाउसिंग सेक्टर रिवाइव होता है तो एंसिलरी प्लेयर रिवाइव हो जाते हैं, जैसे आपकी टाइल्स की कंपनीज हैं या जो प्लाईवुड की कंपनीज हैं या जो पेंट की कंपनीज हैं, ये एंसिलरी इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि एक सेक्टर को मदद करती है। तो आई थिंक कि जो ये कदम उठाया गया है वो एक अच्छा कदम है, और हो सकता है कि रियल एस्टेट कंपनीज में यहाँ से भी 10 से 15% की तेजी देखने को मिली। सारे के सारे अच्छी कंपनियां जमीन पे ही पड़ी हैं। एक वर्ड ऑफ कॉशन में जरूर देना चाहूंगा कविता कि रियल एस्टेट में ऐसी कंपनीज भी हैं जो बहुत हैवी डेट में है, यूनिटेक फॉर एग्जांपल, तो ऐसी कंपनीज को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना। हाँ, अगर आप डीएलएफ को, शोभा डेवलपर्स को चुनते हैं या ओबरॉय रियलिटी या अजमेरा रियलिटी जैसी कंपनीज को देखते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन हैं। अगर आपको रियल एस्टेट में रहना है तो फिर से बोल रहा हूं कि बड़ी कंपनियां, स्टेबल कंपनियां जिनका कर्जा कम है या मैनेजेबल है, वहीं पे रहिए, अदरवाइज कैपिटल खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और राइट, मिड कैप इंडेक्स पे बात करेंगे थोड़ा। हमने देखा था कि गिरावट पे थोड़ा सा ब्रेक लगा था पिछले 2 कारोबारी सेशंस में, लेकिन आज फिर यहाँ पर लगभग 250 अंकों की कमजोरी के साथ क्लोजिंग हुई है। यहाँ आपकी नज़र अब कहाँ रहेगी? देखिए कविता, ये इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पिछले लगभग 1 दशक में ये सबसे चैलेंजिंग मार्केट मैंने देखा है। और इस समय स्टॉक पिकिंग इतनी मुश्किल हो गई है। आज निफ्टी कंपनीज का जो हाल होता है, जो आज आपने वेदांता में देखा या कुछ दिन पहले हमने आईटीसी में देखा था या किसी दिन हीरो मोटोकॉर्प में हो जाता है या कभी मारुति में हो जाता है, ये सारी निफ्टी कंपनीज हैं, दिग्गज कंपनियां हैं, लार्ज कैप कंपनीज हैं। और इस दौरान हमने पिछले 6 महीनों में इनका वैल्यू डिस्ट्रक्शन देखा। तो इस समय स्टॉक पिकिंग थोड़ी सी कठिन है। तो जहां तक आप मिड कैप स्पेस की बात करें तो मुझे लगता है कि मिड कैप स्पेस में बहुत क्वालिटी नेम्स में ही आप रहें तो बेहतर है। और इस समय सस्टेन कर पाना, जिस तरीके की लिक्विडिटी इश्यूज हैं उसको टाइट कर पाना, वही कंपनी इस दौरान सस्टेन कर पाएगी जिसके कर्जे कम हैं या ना के बराबर हैं। क्योंकि बाजार में लिक्विडिटी इशू निश्चित रूप से है। जो भी पैसा मुहैया कराया जाता है कंपनी को चलाने के लिए, उसमें कहीं ना कहीं एक इशू आ रहा है। और बिजनेस एक्सपेंशन भी एक मेजर इशू है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे एक्सपेंशन नहीं दिख रहा है, नए क्लाइंट्स नहीं दिख रहे हैं। इवन चाहे आप गाड़ी की कंपनी देखें, चाहे आप ऑटो एंसिलरी कंपनीज देखें, कहीं ना कहीं बिजनेस को लेकर थोड़ी सी चिंताएं जरूर हैं। तो मिड कैप स्पेस में बहुत क्वालिटी नामों में आप रहें। मुझे अगर आप सेक्टर वाइज पूछे तो मुझे आईटी ठीक लगता है, मुझे फार्मा ठीक लगता है जो कि डिफेंसिव्स कहलाते हैं, तो इनमें रहें। और या एफएमसीजी वो भी एक ऑप्शन हो सकता है। मैरिको, डाबर जैसी कंपनी है उसमें आप रह सकते हैं। ये आपके कैपिटल को बचा के रखेंगी। और जब तक क्लैरिटी नहीं आ जाती, इलेक्शंस नहीं हो जाते, नई सरकार नहीं आ जाती, तो मुझे लगता है मार्केट में वॉलेटिलिटी का जो आलम है वो बना रहेगा। और राइट, डिफेंसिव खेलने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन देखिए, ऑटो सेक्टर की जिस तरह से पिटाई हुई है विजय जी, कहीं पर स्टॉक पिकिंग की जा सकती है? कोई आकर्षक लेवल पर बाइंग का मौका है फिलहाल? देखिए, अभी रेट कट हुआ। अब रेट कट होने के पश्चात जो इंटरेस्ट की दरें हैं वो कम होती हैं। जब इंटरेस्ट की दरें कम होती हैं तो जनरली 2 व्हीलर सेगमेंट बहुत अच्छा करता है, क्योंकि लोअर रंग जो होता है, जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है, वो सबसे पहले रिस्पॉन्ड करता है, सबसे अच्छा रिस्पॉन्ड करता है। तो लोअर रंग में मुझे लगता है कंपनीज लाइक हीरो होंडा
या हीरो मोटोकॉर्प सॉरी और बजाज ऑटो, ये कंपनियां अच्छा करना चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मगर फिर भी अभी जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उस हिसाब से मैं कहूँगा कि आप बहुत ऑल आउट पोजीशंस ना बनाएं, थोड़ा थोड़ा ट्रेड करें। और मुझे लगता है कि ये कंपनियां अच्छी हैं। और अगर आप सीवी सेगमेंट में देखें तो अशोक लेलैंड ऐसी कंपनी है जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं राइट वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है। बाकियों में थोड़ा सा स्ट्रेस रह सकता है। आयशर जैसी कंपनीज हैं जिनका रिजल्ट कल आने वाला है, हो सकता है कि उसमें थोड़ा और प्रेशर देखने को मिले क्योंकि सेल्स कहीं ना कहीं हिट हो रही है। और जावा के आने के पश्चात एक सीधा कॉम्पिटिटर खड़ा हो गया है आयशर मोटर्स के लिए, तो कहीं ना कहीं चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर है पूरे के पूरे ऑटो क्षेत्र के लिए। और राइट, चलिए, लेकिन आज बाजार बंद होने के बाद कुछ अहम नतीजे भी आए हैं जिन पर विजय जी आपका फर्स्ट टेक हम लेंगे। तो बाजार बंद होने के बाद टाटा स्टील के तिमाही नतीजे पेश हुए हैं। कंपनी का मुनाफा 53% के उछाल के साथ 1751 करोड़ रुपए रहा है। हालांकि अनुमान से थोड़ा कम ये आंकड़ा जरूर है। आय की बात करें 23.2% से बढ़कर 41,220 करोड़ रुपए ये आंकड़ा आया है। भारतीय कारोबार से आय में 10% का उछाल आया है। वहीं यूरोपियन कारोबार से आय लगभग 7.9% बढ़ी है। लेकिन मार्जिन्स की अगर हम बात करें, दबाव देखने को मिला है। तीसरे तिमाही में मार्जिन 17% से घटकर 16.3% पर आए हैं। विजय जी, मेरे हिसाब से रिजल्ट अच्छा है कविता। इस समय ग्लोबल टर्मोइल का समय था पिछले तिमाही की अगर हम बात करें, सारे के सारे ट्रेड वॉर्स की बातचीत हो रही थी और ग्लोबल सिनेरियो इस समय ब्लीक है। खास करके चाइना जो सबसे बड़ा कंज्यूमर है मेटल्स का, वहां से हमें कोई बहुत अच्छी खबर सुनने को नहीं आई। और एक और बात, अभी भी जो मीटिंग होने वाली थी ट्रम्प साहब की और शी जिनपिंग की, वो डेफर की जा रही है, तो उसके चलते कहीं ना कहीं और निराशा है। तो ऐसे माहौल में जहां पर ग्लोबली चीजें थोड़ी सी स्ट्रेस्ड आउट है, मुझे लगता है टाटा स्टील ने एक अच्छा नंबर पोस्ट किया है। और जो मार्जिन्स की आप बात कर रहे हैं 17% के अगेंस्ट 16.3, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। मुझे लगता है ओवरऑल आई एम सेटिस्फाइड विद द नंबर्स। मगर इसके बावजूद भी मैं कहूँगा कि मेटल क्षेत्र में अभी प्रेशर बना रहेगा जब तक चाइना यूएस की जो बातचीत है वो पूरी निर्धारित तौर पे नहीं होती, उस पर डायरेक्शन नहीं मिलता। तो पूरे का पूरा मेटल क्षेत्र, चाहे वो वेदांता हो, टाटा स्टील हो, हिंडाल्को हो, जो भी बड़ी जो स्टील कंपनीज हैं, जेएसडब्ल्यू हो, उसमें थोड़ा प्रेशर रह सकता है। मगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मैं ये कहूँगा कि टाटा स्टील इस भाव पर बुरा नहीं है और यहाँ से यदि नीचे भी मिलता है तो आप उसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। रिजल्ट्स अच्छे आने शुरू हुए हैं, खास करके जो यूरोपियन ऑपरेशंस हैं कोर्स के, वो अब थोड़े से अच्छे दिख रहे हैं पिछली तिमाहियों के बनिस्बत। बात करते हैं बीपीसीएल की और यहाँ पर मुनाफे का आंकड़ा पेश करते हैं। करीब 59.5% घटकर 495 करोड़ रुपए पे ये आंकड़ा आया है। और दिसंबर तिमाही में जीआरएम $7.89 प्रति बैरल से घटकर $2.78 प्रति बैरल रहा है। वहीं तिमाही दर तिमाही मार्जिन 2.9% से घटकर 0.8% आया है। हालांकि आय 6.5% बढ़कर 88,274 करोड़ रुपए रही है, जो कि अनुमान से बेहतर है। ऑलमोस्ट विजय जी, इनलाइन कहेंगे आप आंकड़े? देखिए कविता जी, इस ऐसे मार्केट्स में मार्केट की हमेशा एक्सपेक्टेशन होती है कि हर कंपनी शानदार रिजल्ट्स पेश करे, उसका मार्जिन एक्सपेंशन भी अच्छा हो, सेल्स नंबर्स भी अच्छे हों, एबिटा मार्जिन्स भी बढ़िया हों, मगर एक आइडियल एटमॉस्फेयर मिलता नहीं है। खास करके अगर हम बात करें ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की और जिन वैल्यूएशंस पे आज ये अवेलेबल हैं, मैं बात करता हूँ 5 साल 7 साल की, और ये बात भी निश्चित रूप से ये कही जा सकती है कि इनके जो ग्राहक हैं या इनकी कई सेल्स नंबर्स कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने वाले हैं नहीं 5-7 सालों में, जब तक पूरे तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं आ जाते। और तो मुझे लगता है कि बहुत बुराई नहीं है इन भाव पे। अगर किसी को फ्रेश एंट्री करनी है तो मुझे लगता है कि अगर ये 300-325 के लगभग मिलता है तो बिल्कुल इसमें खरीदारी करनी चाहिए। थोड़ा सा प्रेशर रह सकता है क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट ऐसा है कि कई बार अच्छे रिजल्ट्स भी नेगेटिवली, पर आई एम मोर और लेस हैप्पी विद द काइंड ऑफ रिजल्ट्स द कंपनी हैज पोस्टेड। तो इन लेवल्स पे मुझे कोई बुराई नहीं लगती। वैल्यूएशन कहीं ना कहीं रीजनेबल लग रही है मेरे को बीपीसीएल, एचपीसीएल और आईओसी में। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और अब नतीजों के लिहाज से अगला जो हफ्ता है वो भी काफ़ी अहम है। और इस दौरान निफ्टी की 4 कंपनियों के नतीजे आएंगे और मिड कैप खासकर एफएनओ की कंपनियों के नतीजों की लिस्ट बहुत लंबी है। हमारे साथ सीएनबीसी आवाज़ के रिसर्चर आशीष वर्मा भी जुड़ गए हैं। आशीष, आयशर मोटर्स को लेकर आपका अनुमान क्या कहता है? किस तरह के नंबर्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं?
आयशर मोटर्स अब उतना रॉयल तो रहा नहीं। साल के हाई से 35% करेक्ट हो चुका है। तो एक समय जो 32,000 का काउंटर था, आज 20-21 हजार के जोन्स पे आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। और जैसे ऑटो सेक्टर में है, वैसे ही इसके सामने भी वही दिक्कतें हैं वॉल्यूम्स को लेकर। तो ओवरऑल वॉल्यूम्स जो है तीसरी तिमाही में साल दर साल 6% गिरे हैं, और सीक्वेंशियली यानी कि तिमाही दर तिमाही 7-7.5% का दबाव देखने को मिला है। और यही जो वॉल्यूम्स गिरे हैं उसका मार्जिन्स पे इंपैक्ट देखेंगे, मार्जिन उसके चलते कॉन्ट्रैक्ट होते हुए नजर आएंगे। पर रेवेन्यूज में ध्यान रखें, क्योंकि इन्होंने कुछ प्राइस हाइक्स लिए थे, और जो 650cc ट्विंस हैं उसकी सेल से एटलीस्ट रेवेन्यूज फ्लैटिश नजर आएंगे। तो जो Q3 का परफॉर्मेंस है, वीक परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है, एक म्यूटेड शो होगा Q3 में। आय एकदम सपाट एक्सपेक्ट करें, फ्लैटिश रुझान देखने को मिलेगा। मार्जिन्स 210 बेसिस पॉइंट्स घटेंगे, 31.7% से घटकर 29.6%। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसीलिए हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि ये 30% के नीचे पहली बार हो रहा है मार्च 2016 के बाद कि मार्जिन 30% के नीचे आयशर मोटर्स के स्लिप होंगे। और मुनाफा जो रेंज है हल्का सा बढ़ेंगे, तो 480 करोड़ रुपए अगर बढ़े तो 1.5% के आसपास का उछाल, लेकिन ब्रोकरेजेस 480 से 500 करोड़ रुपए की उम्मीद लगा रही हैं, तो उसमें भी कोई ज्यादा बड़ा नंबर नहीं, लेकिन फ्लैटिश परफॉर्मेंस ही एक्सपेक्ट करें, वॉल्यूम्स दिक्कत वाली। विजय जी शुक्रिया आशीष तमाम डिटेल्स के लिए। तो विजय जी क्या कहेंगे आयशर मोटर के नतीजों पर आप? ये आशंका तो मुझे पहले ही थी कविता जी, जिस तरह से मैं बोल रहा था कि इस बार नहीं, पिछले कुछ तिमाहियों से पूरे के पूरे ऑटो क्षेत्र के लिए काफ़ी चैलेंजिंग समय रहा है। इवन दिवाली और दुर्गा पूजा के समय पर भी जो ऑटो सेल्स नंबर्स आए वो कहीं ना कहीं निराशाजनक थे। इस बार इंक्वायरीज ज़्यादा थी और कहीं ना कहीं जो पिकअप है या जो एक्चुअल सेल्स है वो नहीं थी जितनी जनरली होती हैं। तो ये एक बात का द्योतक है कि लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम्स कम है, इंटरेस्ट रेट्स हाई होने की वजह से भी लोगों का रुझान कम है, और ओवरऑल मुझे लगता है कि इकोनॉमी का जो पहिया है वो कहीं ना कहीं धीमा पड़ रहा है। तो उसकी वजह से हमें ऑटो सेल्स नंबर्स में कमी दिखी। एक और जो रीज़न रहा, एक बड़ा ज़बरदस्त स्पाइक हुआ फ्यूल प्राइसेस में। और अगर आप एनफील्ड की बात करें, रॉयल एनफील्ड वाकई रॉयल लोग ही चला सकते हैं क्योंकि उसकी एवरेज बहुत कम है। भारत का जो गरीब गुरबा है या जो लार्जर पार्ट ऑफ द इकोनॉमी है वो हीरो होंडा जैसी बाइक चलाते हैं जिसकी एवरेज 60-70 की आती है, और जहां पर इसका कंपैरिजन किया जाता है तो वो आधे से भी कम की एवरेज होती है। तो अगेन बहुत चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर है, हाई फ्यूल प्राइसेस की वजह से भी एक इफेक्ट आया। तो मुझे लगता है कि आयशर इस तिमाही में कोई बहुत अच्छे रिजल्ट्स पेश नहीं करेगा और हो सकता है काउंटर पे थोड़ा प्रेशर देखने को मिले। और राइट, शो को आगे बढ़ाते हैं, निफ्टी स्ट्रैटेजीज की ओर रुख करते हैं, जहां सबसे पहले रजत बोस की रणनीति पेश करेंगे। बिकवाली की इनकी सलाह है, निफ्टी में 10,840 का टारगेट दे रहे हैं, 11,005 का स्टॉप लॉस। संदीप वागले भी आपको बिकवाली की ही सलाह दे रहे हैं, 10,800 का टारगेट है, 11,010 का स्टॉप लॉस। वैशाली पारेख भी बिकवाली की ही सलाह दे रही हैं, 10,830 का टारगेट है, 11,130 के स्टॉप लॉस पर। आगे बढ़ते हैं टेक्निकल चार्ट्स पर। मनोज सचदेवा की रणनीति आ रही है और ल्यूपिन में खरीदारी की सलाह है, 828 का स्टॉप लॉस है, 865 के टारगेट के लिए। डेरिवेटिव्स में आज जय पुरोहित गोदरेज इंडस्ट्रीज में आपको खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, 484 का स्टॉप लॉस है, 515 के टारगेट के लिए। रुक करते हैं सीधा वैल्यू पिक की ओर। विजय जी बताएं, वैल्यू पिक के लिए कौन सा स्टॉक आज रेकमेंड कर रहे हैं आप? कविता जी, मैं एक डिफेंसिव स्टॉक ही देना चाहूंगा, आईटी क्षेत्र से है और मिड कैप आईटी में अच्छा नाम कहलाता है, उसका नाम है हेक्सावेयर। और जैसे कि मार्केट में ट्रेंड्स अभी क्लियरली किसी को समझ में नहीं आ रहे और एक के बाद एक सेक्टर की पिटाई हो रही है, तो मुझे लगता है आईटी ऐसा क्षेत्र है जो शायद थोड़ा सा प्रॉमिसिंग हो और कैपिटल को बचा के रखे। तो थोड़ा लंबी अवधि के लिए मैं इसको 6 से 12 महीने के लिए मैं टारगेट देना चाहूँगा। हेक्सावेयर जो क्लोज किया था करीब 357 रुपये पे क्लोजिंग हुई है। इसका पहला टारगेट 400 है, उसके बाद 430 का टारगेट है। इसको मैंने इसलिए पिक किया
नंबर वन जो मैंने आपको कारण बताया कि आईटी क्षेत्र इस समय मुझे लगता है थोड़ा सा डिफेंसिव है, तो बहुत ज़्यादा डैमेज होना नहीं चाहिए। और इसमें स्टॉप लॉसेस जो हैं वो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा डीप रखने की आवश्यकता है। आप 330 का एक स्टॉप लॉस रख के चल सकते हैं और इस स्टॉक में बने रह सकते हैं। जो हेक्सावेयर ने रिजल्ट्स पोस्ट किए थे वो अच्छे रिजल्ट्स थे, तो उन्होंने अपने रेवेन्यू में जहां पे इंक्रीज दिखाया, बढ़ोतरी दिखाई, तो ऑपरेशनल प्रॉफिट करीब करीब 24% बढ़ा था, जो कि एक अच्छा रिजल्ट है। नेट प्रॉफिट में भी बढ़ोतरी देखने को मिली थी। और उसके पश्चात अगर मान लीजिए कि यहां से करेंसी में थोड़ा सा डिप्रिसिएशन मिल जाता है, डॉलर थोड़ा स्ट्रेंथन होता है, तो मुझे लगता है कि जो भी आईटी कंपनीज हैं या जो भी एक्सपोर्ट कंपनीज हैं, आईटी एक्सपोर्ट्स में जो हैं, उनको बेहतर परफॉर्मेंस देनी चाहिए। तो हेक्सावेयर मैं रिकमेंड करना चाहूँगा 400 और 430 के टारगेट के लिए। 400 या 430 के टारगेट के लिए हेक्सावेयर, और लगभग 1 साल का समय आप इसमें निवेशित रहने के लिए दे रहे हैं। ऑलराइट, अब वक्त हो गया है स्टॉक फटाफट का। नागपुर से मुकुंद पाटिल का सवाल लेंगे सबसे पहले। और विजय जी, इन्होंने खरीदारी कर रखी है ग्रेफाइट इंडिया में 663 के लेवल पर इनकी पोजीशन है और घाटे में है फिलहाल। ये आपने ग्रेफाइट इंडिया, राइट? हाँ जी। देखिए, मुझे लगता है जितनी भी ये कार्बन वाली कंपनीज हैं, ग्रेफाइट हो, फिलिप्स कार्बन हो, HEG हो, इन सब कंपनीज में एक मेजर करेक्शन देखने को मिला और हो सकता है करेक्शन थोड़ा सा और डीपन करे। मगर आप ये भी बात समझिए, इन्होंने रिजल्ट्स बहुत अच्छे पेश किए हैं। ये कंपनीज वो हैं जो कि शायद काबल इलेक्ट्रोड्स और जो आगे आने वाला जो बिजनेस है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, उसमें काफ़ी कारगर साबित होंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए इन कंपनीज में। अगर मैं कहता हूँ नीचे और मिलता है, अगर आपको ये 400 की रेंज में मिलता है तो एवरेज करिए और अपना बाइंग प्राइस नीचे लेके आइए। अगर आप 5 साल के पर्सपेक्टिव से इसको खरीद के चल रहे हैं, मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टोरी इज हेयर टू स्टे। जिस तरीके से कार्बन एमिशंस हो रहे हैं और पूरा क्लाइमेटिक इम्बैलेंस हो रहा है, तो ये कंपनियां अच्छा करेंगी। तो इसमें हड़बड़ी में कुछ ना करिएगा, कोई डिसीजन मत लीजिएगा, इसको होल्ड करिए। अगर नीचे आता है तो एवरेज करिए। आई थिंक दीज कंपनीज आर द कंपनीज ऑफ फ्यूचर, अच्छा करेंगी फ्यूचर में। मुंबई से अक्षय जन का सवाल लेंगे और इन्होंने खरीदारी कर रखी है राइट्स में 241 के लेवल पर। देखिए, राइट्स के पास ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है और कॉन्स्टेंट काम है। सबसे अच्छी बात यह है, वो कंपनियां जहां पर ये समस्या होती है कि काम नहीं है या बिजनेस नहीं है, तो दे हैव एम्पल ऑफ बिजनेस, तो यहां पर बिल्कुल रेस्ट एश्योर्ड कहीं कोई दिक्कत नहीं नजर आती। 228 के स्तर पे करीब अभी ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा पेशेंट रहना पड़ेगा क्योंकि मार्केट का माहौल ही ऐसा है। अगले 4-5 महीने मुझे लगता है जब तक डिसाइसिव मार्केट मूव नहीं देगा, जब तक क्लैरिटी नहीं आ जाती गवर्नमेंट पे और पॉलिसीज पे। मगर अच्छा शेयर है, इसको रखना चाहिए। और गिरावट में अगर 200 के लगभग मिलता है, ऐड करना चाहिए। राइट्स इज अ गुड कंपनी टू हैव इन अ पोर्टफोलियो। तो घबराइएगा नहीं यदि नीचे मिलता है, इसमें कोई भी डैमेज नहीं होने वाला, बहुत जल्दी ऊपर आएगा। बस मार्केट का एक डिसाइसिव मूव का इंतजार कर रहा है। ऑलराइट, तो बस आपको थोड़ा सा गिरावट पे और खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है। आप एवरेज आउट कर सकते हैं। शो को समाप्त करने का समय हो गया है। विजय जी, डिस्क्लोजर्स देना चाहेंगे आप? कविता, जिन भी स्टॉक्स के बारे में मैंने बातचीत करी, मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है। कस्टमर्स की हो सकती है, हम रिकमेंड करते रहते हैं, मगर मेरा पर्सनल होल्डिंग एक भी स्टॉक में नहीं है। धन्यवाद समय निकाल कर आज अपनी राय दर्शकों को देने के लिए। और बाजार अगले हफ्ते में मुझे भी इजाजत दे, लेकिन खबरों की तमाम अपडेट के लिए CNBC आवाज़ के साथ ही रहिए, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।